नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बांग्लादेश को लेकर बम्बार्डमेंट हो गया है सूचनाओं का। बड़ी सारी सूचना इधर से उधर से उधर से, जिसको जो सूचना मिल रही है वो दर्शक के सिर पे दे मार रहा है। उसके लिए वो अभी उपयोगी है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अलग सी स्टोरी है और मेरे पास ज्यादा स्टोरी है और मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस सब के बीच में जो आम आदमी है भारत का, वो एक उलझन में पड़ गया है। किस बात को सच माने, किसको गलत माने, कौन सी बात काम की है, कौन सी नहीं है, और वहां एक्चुअल हो क्या रहा है, यह कैसे पता लगेगा, यह बड़ा सवाल है। तो मैं आज आपके सामने वहां के हालात रख रहा हूं। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा बांग्लादेश के मुसलमान छूट पड़े हैं जैसे पहला मौका मिला हो? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये हो रहा है कि बांग्लादेश में खालिदा जिया वापस आ रही हैं, उनकी सरकार आ रही है? क्या बांग्लादेश में मिलिट्री शासन आ गया है? क्या वहां मिलिट्री शासन आने वाला है? क्या है? खालिदा जिया क्या बहुत गऊ हैं? क्या शेख हसीना बहुत बड़ी विलेन है? इन सब चीजों को आज के वीडियो में हम एक सिरे से समझेंगे और ताजा घटनाक्रम को भी जानेंगे कि दरअसल आज का घटनाक्रम क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं अभी आया। इन सब चीजों के अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, पाकिस्तान है या अमेरिका है या चीन है, उनकी बांग्लादेश में क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के लोग नई सरकार बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको समझते हैं। वहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो वहां के राष्ट्रपति हैं और नाहिद इस्लाम जो है एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन का लीडर है नाहिद इस्लाम और उसने ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ पर सैनिक शासन नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार बने, वो अंतरिम सरकार चुनाव कराए और चुनाव में शेख हसीना की पार्टी भी हिस्सा ले और उसके बाद में एक निष्पक्ष अच्छा लोकतंत्र वहां पर खड़ा हो जाए। जो स्टूडेंट है, जो अभी तक कल तक परसेप्शन था कि भीड़ लगा के घर से निकल चुके हैं, अब ये हो गया, अब इन्होंने शेख हसीना को हटा दिया, अब बताइए क्या करोगे आप? यानी दिशाहीन हो गया ना आपका आंदोलन। आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया, आप उसके बिस्तर पे जाके सो गए, उसके महल को तोड़ दिया, उसके पिताजी की मूर्तियां तोड़ दी, खुश हो गए आप। तो क्या इतना ही मकसद था? नहीं। भविष्य का बांग्लादेश कैसा हो, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर नाहिद इस्लाम ने एक बहुत समझदारी का काम किया और उन्होंने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नया बांग्लादेश विकसित किया जाए। उस बांग्लादेश को विकसित करने का जो काम होने वाला है उसके लिए एक अंतरिम तौर पर प्रधानमंत्री बनाया जाए। जो राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने पहले ही खालिदा जिया को जेल से निकालने का आदेश दे दिया है। तो अंतरिम सरकार में वो कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस को, पेरिस में आजकल वो इलाज करा रहे हैं अपना, इसका अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो भाई मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस भी अगर देखा जाए तो शेख हसीना के शिकार हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चला चुकी हैं मैडम भयंकर अनडेमोक्रेटिक थी। उसके बावजूद मैं बताऊंगा कि मैडम बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी है। तो उन्होंने जो है ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको बनाया जाए। तो क्यों बनाया जाए? क्योंकि मोहम्मद यूनुस का एक बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश के विकास में। उन्होंने एक फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा मॉडल बनाया जिसमें गरीब लोगों को बड़ी संख्या में लोन दिए, पैसे दिए और इससे एक बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। उनका मॉडल क्या था, किस तरह काम करते थे, इस पर कभी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन उस आदमी का जो योगदान है उसको बांग्लादेश के लोग इतना पसंद करते हैं कि आज ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि उस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब हालत यह है कि जनरल वकरुल-जमान जो हैं वो भी फंस गए हैं। अब उनको लग रहा है कि अंदर से मन में लड्डू फूटा टाइप का कि मैं फौजी शासन हो जाए तो हो जाए,
लेकिन उनका कहना यह है कि हम फौजी शासन नहीं चाहते हैं, हमारा कमिटमेंट है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बने। बेगम खालिदा जिया बाहर आ गई, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्या हुए, ताजा डेवलपमेंट हुए सरकार गठन की दिशा में। अब कल के बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं कि धांधली से उसने चुनाव जीता था, बिल्कुल ये गलत किया था और उसकी सजा उसने भुगती। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद क्या बांग्लादेश वैसा रह जाएगा जैसा बांग्लादेश भारत के लिए मुफीद बैठता है, जैसा बांग्लादेश पसंद करता है भारत? क्योंकि ये जो शेख हसीना, माफ़ कीजिएगा, ये खालिदा जिया निकली हैं जेल से, अस्पताल में थी, दरअसल बीमार हो गई थी वो, जैसे अक्सर लोगों के खिलाफ मामला होता है, तो अस्पताल में ही थी वो, अब वहाँ से आ गई हैं बाहर, अब स्वस्थ हो गई हैं। जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, बल्कि सैनिक शासक थे, ये उनकी पत्नी हैं। इन्होंने उसके बाद सरकार बनाई और ये अपने आप में एक अथॉरिटेरियन एलिटिस्ट रिजीम था, जिसके अंदर ये वहाँ एक तरह से करीब करीब तानाशाही सरकार चलाते थे। और जियाउर रहमान के समय में भारत को कितनी दिक्कतें आई हैं बांग्लादेश से दुनिया जानती है। इन मैडम का ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान की तरफ रहती है और अभी हाल में भी जो इनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, निर्वासित जीवन जी रहे हैं, जिनके खिलाफ उम्र कैद का ऐलान किया गया है बम फेंकने के आरोप में, वो भी खबर है कि आईएसआई के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में लगातार मीटिंग कर रहे थे और ये आंदोलन को हवा दे रहे थे। अब ये खबरें दूसरी तरफ से भी आ सकती हैं, ये हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ हो और ये बताने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई हो इनकी पार्टी की तरफ से, हसीना जी की। इस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है, हिंदुस्तान की मीडिया में बहुत जगह छपा हुआ है कि किस तरह से जो है वो आईएसआई के साथ मिलके और दूसरे इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलके उनका बेटा खालिदा जिया का एक प्लानिंग कर रहा था, ये उसका नतीजा है। तो जो विकल्प के तौर पे आप खालिदा जिया देख रहे हैं, जो पहला नाम तुरंत आता है वो तो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कुछ और थ्योरीज आ रही हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनको हमने देखते रहे, इसलिए हम भी उसको तस्दीक करते हैं कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा है, हमने देखा है, अपने सुना है। एक थ्योरी है कि ये सारा खेल अमेरिका का किया धरा है। तो अमेरिका का किया धरा कैसे है? अमेरिका का किया धरा ऐसे है कि अमेरिका एक मुर्गा ढूंढता रहता है, मैं आपको बता दूं, पूरे इस रीजन में। एक जमाना था, जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, दियागो गार्सिया में, हिंद महासागर में अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। उस समय भारत ने बहुत विरोध किया, क्योंकि भारत अमेरिका की जद में आ जाता और भारत के उस समय के सोवियत यूनियन और आज के रूस के साथ में संबंध बहुत अच्छे, हम सब जानते हैं। तो वहां के जरिए वो भारत पे कंट्रोल कर सकता था। एक जमाना था जब अमेरिका बांग्लादेश के साथ खड़े होकर भारत पे हमला करना चाहता था। तो अमेरिका को दो चीजें हैं, एक तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ देखना चाहता है, दूसरा उसने हिंद महासागर या पूरे इलाके में कभी ना कभी कोई सैनिक अड्डा चाहा। जब अफगानिस्तान में आपने देखा एक समस्या खड़ी हुई, आतंकवाद बढ़ा और उसमें 9/11 हुआ अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। कई बार बता चुका हूं ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में, मेरा पूरा वीडियो है। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी ऑपरेशन है वो, और उसमें आईएसआई को पाकिस्तान के अंधाधुंध पैसे मिले और उसी दौरान कई हवाई अड्डे पाकिस्तान के अमेरिका को मिल गए और अमेरिका उन हवाई अड्डों को खाली करने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ एक जगहों पर वो लोग जमे हुए हैं। तो पाकिस्तान उनसे भर पाया और पाकिस्तान कह रहा है भाई हमको छोड़ो और जाओ। तो इस जोन में, इस एरिया में अमेरिका को एक ठिकाना चाहिए। भारत के साथ में एक डील हुई है, मोदी जी ने एक डील की है। डील यह की है कि दोनों देशों ने समझौता किया है कि हम आपके हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकते हो और आप हमारे कर सकते हो। अब हम अमेरिका के हवाई अड्डे कौन सी लड़ाई में इस्तेमाल करने जाएंगे ये बताइए, लेकिन वो हमारे हवाई अड्डे लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। तो जब वो हमारे हवाई अड्डे सैनिक युद्ध में इस्तेमाल करेगा, मतलब हमने सीधे अपने हवाई अड्डे अमेरिका के नाम कर दिए हैं। लेकिन वो विशेष परिस्थिति में अपने हवाई जहाज वगैरह सब कुछ तो यहां परमानेंट नहीं रख सकता ना, वो उसको चाहिए एक जगह, एक ठिकाना।
उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पुश किया, आगे बढ़ाया, शेख हसीना को लारी लप्पा दिया। और जब उसने शेख हसीना से कहा कि हमारा सैनिक अड्डा यहाँ पे बनाने दो, तो शेख हसीना ने मना कर दिया, क्योंकि शेख हसीना उस खतरे को भांप गई थी कि उसके जो इमीडिएट पड़ोसी हैं भारत और चीन, इनके साथ संबंध खराब हो जाएंगे और बांग्लादेश को इनकी बहुत ज़रूरत है। और वो अच्छी तरह से दुनिया में सब जानते हैं अमेरिका का कैरेक्टर कि वो किसी का नहीं है सगा। उसके बाद ये बात हुई कि बांग्लादेश को अभी जो आरोप लगाया शेख हसीना की पार्टी ने, मुझे बहुत ज़्यादा वो वायबल नहीं लग रहा है कि वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं बांग्लादेश, और उसको मिला के आपका म्यांमार को मिला के, कोई लॉजिक मुझे लगा नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण शेख हसीना से अमेरिका पूरी तरह नाराज था। एक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ, जो अमेरिका के कारण खड़ा हुआ। कहा जाता है कि अमेरिका ने इनको कोविड के बाद में बांग्लादेश को झटका देना शुरू कर दिया। तो जो व्यापार में एक समय में जीडीपी की ग्रोथ रेट भारत से भी आगे निकल गई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे जो देश है, उस देश की हालत टॉप पे मतलब भारत से बेहतर है, उस देश को धीरे धीरे करके अभावग्रस्त बना दिया गया। क्योंकि उसके साथ हुआ ये कि उसकी पूरी जो ज़रूरतें हैं वो विदेशी सामान पे हैं। विदेशी सामान आयात करने के लिए उसको चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। कोविड के बाद से अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो लगातार अपने ब्याज बढ़ा रहा है। ब्याज बढ़ने से क्या हो रहा है, उनका डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा होने से दुनिया भर की मुद्राएं सस्ती हो रही हैं, तो और ज़्यादा पैसे चाहिए विदेशों से सामान मंगाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी तो डॉलर ही है, माने या ना माने। तो उस केस में वो और घाटे में चले गए। लेकिन चीन के पास सहायता मांगने नहीं गई है, इसने आईएमएफ से सहायता मांगी, वर्ल्ड बैंक से सहायता मांगी। इन चीज़ों से ये पता चलता है कि ये जो महिला थी शेख हसीना, इसने एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश देने की कोशिश की, जैसे कि इंदिरा गांधी ने की थी। उनकी हत्या इसी वजह से की गई थी। मेरा एक वीडियो है डिटेल्ड, उसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च लगाई है और ये बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई, उसमें किसका हाथ था। शीलवत रियाजी की किताब है इस पर एक पूरी। शीलवत रियाजी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका डाक टिकट भी छपा है, उन शीलवत रियाजी ने लिखा है। तो ये जो लेडी थी, इसने एक सबसे बड़ा काम तो ये किया कि बांग्लादेश में इसने जो विदेशी इन्फ्लुएंसर्स से अलग एक आज़ाद बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, पहली चीज। दूसरा, चूंकि इसके पिता बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल थे और भारत ने एक बड़ा योगदान किया था, तो आइडियोलॉजी के तौर पे इनकी पार्टी और ये खुद भारत के बहुत नज़दीक रहे हैं। भारत के साथ इनका सतत संपर्क रहा है। तो भारत इनका पहला प्यार है, या कहें कि इनकी पहली प्रायोरिटी है। ये भारत से संबंध अच्छे रखना चाहती हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये मॉडरेट और सर्वधर्म संभाव वाले, धार्मिक स्वतंत्रता वाली और उच्च संवैधानिक मूल्यों को मानने वाली विचारधारा की पार्टी है, ना कि ये मुस्लिमवादी, हिंदूवादी वगैरह वगैरह। तो इसलिए शेख हसीना का वहां से हटना भारत के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अब आते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या वो सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वो भारत में नहीं हो रहा है, क्या वो दूसरे देशों में नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा चौंकाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। हमने अफगानिस्तान में क्या देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां पर दक्षिणपंथी ताकतें, ये जो तालिबान वालिबान फिर से पावर में आ गए, और एक जो मॉडरेट सरकार थी जो तमीज से देश को चला रही थी, सबको साथ के लेके चल रही थी, उसको छोड़ के भागना पड़ा। हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इमरान खान एक तुलनात्मक रूप से एक सभ्य सरकार चला रहा था, उसको जेल में डाल दिया गया। साउथ एशिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें चीन श्रीलंका में घुसा हुआ है। अभी हाल में मोदी जी ने वो मोइजू से पंगे लेके मालदीव को भी भारत से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मालदीव में भारत का रहना भारत के लिए कितना बड़ी चीज़ थी, क्योंकि श्रीलंका के नीचे जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वहाँ पर चीन जमा हुआ है और चीन वहाँ से अपनी जासूसी गतिविधियाँ भी चलाता है। उसके कई बार सर्विलांस वाले जहाज भी वहाँ पाए गए हैं, और हम जितने भी सैटेलाइट छोड़ते हैं
वो वहाँ नीचे से एकदम उसके ऊपर से निकलते हैं, तो वहाँ से बैठकर वो उनकी जासूसी करता रहता है। इस पर भी बहुत डिटेल होती है, टेक्निकल में बता चुका हूँ। तो हमने मॉरिशस खोया, हमने श्रीलंका खोया, नेपाल भी चीन की तरफ झुक गया है, और अब बांग्लादेश एक बचा था। पाकिस्तान ऑलरेडी चीन की तरफ झुक नहीं गया बल्कि बिक गया है। एक बांग्लादेश बचा था, उसको भी हमने गंवा दिया। हम चारों तरफ, अब हो सकता है कि चीन में जो आने वाली सरकार आए बांग्लादेश में जो आने वाली सरकार आए वो चीन से प्रेम की पींगे बढ़ाती रहे। तो विदेश नीति के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो हमारी बुद्धिमानी बाकी कहीं भी जगहों से कहीं दिखाई नहीं देती है। हमने नागरिक पुरस्कार लिए, हमने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए अलग अलग जगहों पर जाकर, हम विश्व गुरु बने कहलाए, सब कुछ किया, हमने बहुत कुछ हासिल किया, और हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु का दर्जा मिला। लेकिन इस सब दर्जे के बावजूद हमारे पड़ोसी हमसे दूर होते जा रहे हैं, और ये बांग्लादेश बचा हुआ था वो भी दूर हो गया। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दक्षिणपंथी हर जगह प्रभाव में आते जा रहे हैं। आपने अभी देखा नेपाल में वही हुआ, आपने देखा श्रीलंका में किस तरह से क्राइसिस हुआ, उसके बाद क्रांति हुई, और वो तमाम सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पे भी एक दिशाहीन भीड़ थी, उसको पता नहीं था इसके बाद क्या करना है, तो उसको फिर वापस लगा दिया गया दाल चावल भिंडी और ऑयल के बिजली के चक्कर में। तो अगर हम देखें कि दुनिया में सिर्फ यही देश नहीं है, पूरी दुनिया में एक बड़ी लहर चल रही है दक्षिण पंथ के उभार की। अभी मैं इस पे आऊँगा कि हिंदुओं पे हमले क्यों हो रहे हैं, जो घटनाएं सामने आई हैं बांग्लादेश की, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दक्षिण पंथ किस तरह से दुनिया भर में फैलता जा रहा है। पूरा यूरोप दक्षिण पंथ की जकड़ में आ चुका है। देखिए, यूरोप में इटली है, वहाँ पे ब्रदर्स ऑफ इटली एक एक्सट्रीम राइटिस्ट संगठन है, सत्ता में आ गया है। फिनलैंड में फिन्स पार्टी आ गई है, ये भी दक्षिणपंथी पार्टी है। इसके लीडर है सोली निनिस्तो, जो राष्ट्रपति है, और सन्ना मारिन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्लोवाकिया में स्लोवाक नेशनल पार्टी आ गई है, जो स्लोवाक नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवादी होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है। राष्ट्रवादी होना सभ्य दुनिया में एक बेहद खराब चीज़ होती है। हमारे लोग उसको समझते नहीं हैं, और इसमें पहले मध्यमार्गी यूरोपीय संघ समर्थक सरकारें वहाँ पर हुआ करती थी। इसी तरह से हंगरी में फिडेस की सरकार है, अति दक्षिणपंथी पार्टी है। इसने उदारवादी सोशलिस्ट सरकारों को, हंगेरियन सोशलिस्ट पार्टी को हटाया है। क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन है क्रोएशिया में, वो भी रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी है। पहले वहाँ पर उदारवादी सोशल डेमोक्रेटिक सरकार थी, स्वयं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की। इसी तरह से चेक रिपब्लिक में भी फ्रीडम एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी करके एक पार्टी है दक्षिणपंथी, वो आ गई है। वहाँ पर पहले NO20 और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार में हुआ करती थी। स्वीडन जैसी जगह पे जो वेलफेयर स्टेट है, जो बेहद क्रांतिकारी जगह मानी जाती है, वहाँ पर अति दक्षिणपंथी पार्टी आ गई है, स्वीडन डेमोक्रेट्स। इसी तरह नीदरलैंड में भी ग्रीट वाइल्डर्स पार्टी ऑफ फ्रीडम आ गई है, अति दक्षिण पंथी पार्टी है, और ये इस्लाम विरोधी भी है। ये जो यूरोप की सारी पार्टियां हैं, ये इतनी राष्ट्रवादी हैं कि कोई आदमी भूखा मर रहा हो, हमसे क्या, कोई आदमी अगर मर जाए ये अपने घर में नहीं घुसने देंगे। राष्ट्रवादी आदमी की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि अगर कोई दुश्मन देश में रह रहा है, बेकसूर है, सज्जन आदमी है, वक्त का मारा है, तब भी उसके बुरे की कामना करेंगे। मर जाए ससुरा पाकिस्तानी है, अच्छा हो रहा है इनके साथ में, तिल तिल के मर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बेचारा ना तो कभी फौज में लड़ने गया, ना वो सरकार के साथ में, वो गरीब आदमी 2 रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा, लेकिन हम कामना कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद की कमी खुफियां, फिर इस पे फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन अब हम आते हैं हिंदू मुसलमान वाले मसले पे, कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिन मंदिरों ने किसी जमाने में इन बांग्लादेशियों को रोटी दी, ये दिया, उन मंदिरों को जला रहे हैं। ये सब बातें आ रही हैं। पहले तो ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का रुख किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक नहीं था, और अभी भी
भले ही दक्षिण पंथ के उभार की बात हो रही है, खालिदा जिया की वापसी की बात हो रही है, निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वहां पर दक्षिण पंथी सरकार ही आने वाली है। लेकिन जिस तरह से जियाउर रहमान के पुतले वगैरह तोड़े गए हैं, एक अलग तरह का सेंटीमेंट दिख रहा है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का भी हाथ है। तो क्या ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, या ये जो मैं पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी पार्टियां हैं जहां शरणार्थियों के खिलाफ, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं किसके खिलाफ एक नफरत का माहौल बन रहा है, तो क्या बांग्लादेश में भी दक्षिणपंथी सक्रिय हैं और वहां हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बन रहा है? क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टियां होती हैं, जो दक्षिणपंथी पार्टियां होती हैं, वो होती हैं जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी समर्थक। बहुमत में अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान की बात करेंगे, बहुमत में अगर हिंदू है तो वो हिंदू की बात करेंगे। आप नाजी पार्टी का देख लीजिए, हिटलर का, या दुनिया का जहां पे भी, मुसोलिनी का देख लीजिए, जहां जो पावर में, जो अधिक, इवन यहां श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका में जो सिंगली हैं बहुसंख्यक, उनको रिजर्वेशन मिलता था, और मुसलमान और ईसाइयों के साथ में भेदभाव होता था, हिंदुओं के साथ तो होता ही था। तभी एलटीटी बनाने की नौबत पड़ी थी, और हर तरह का भेदभाव सरकार भेदभाव करती थी। तो ये जो एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में जो छोटा है, अल्पसंख्यक है, उसके खिलाफ एक माहौल बनता है। सरल तरीके से समझाता हूं। शोले फिल्म देखी थी आपने? बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा था ना? जब गांव में दूर 7-7 कोर दूर कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग था, अमजद खान ने शायद खुद बोला था। तो मां जो है अपने बेटे पे कौन सा टूल अप्लाई कर रही है? मां अपने बेटे पे एक अज्ञात भय का टूल पैदा कर रही है। गब्बर सिंह बच्चे तो पकड़ता नहीं है, वो तो डाकू है, उसका बच्चों से क्या लेना देना, लेकिन वो उसको कह रही है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो प्रशासन करने के जो तरीके हैं, उसमें मैकियावेली ने एक तरीका बताया था कि आप एक दुश्मन का भय दिखाओ, एक बाहरी खतरा दिखाते रहो, जिसके नाम पर आंतरिक लोग एकजुट रहेंगे। बांग्लादेश बेरोजगारी का मारा, अर्थव्यवस्था की हालत खराब, देनदारियां ज्यादा, कमाई कम, उससे जूझ रहा था। तो ऐसे हालत में वहां पर लोगों को ये मौका मिला कि वहां की समस्याओं के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा दो या शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहरा दो, जैसे हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ हम अक्सर रोहिंग्या को कभी जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराने लगते हैं, कई लोग मुसलमानों को ठहराने लगते हैं। ये एक कड़वा सच है। पहले हम ये बात बोलते नहीं थे कि भाई एक तनाव फैलेगा, लेकिन ये सच है। अब इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे हम सब पढ़ रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये करके आप क्या करते हैं, एक छोटे ग्रुप को, छोटी कम्युनिटी को आप ये बताते हैं वो आपके लिए खतरनाक है, और इसलिए आप, मां फिर क्या कहती है, मेरे पास अथॉरिटी है, तू सो जा मैं बचा लूंगी। ऐसे ये लोग कहते हैं कि जो खतरे हैं उनसे हम तुमको बचाएंगे, तुम हमारे साथ रहो, हमारी बात मानो। तो उस तरह से एक माहौल बनता है। अब हुआ क्या कि भारत में मुसलमानों का एक इस्लामोफोबिया का फायदा उठाकर, इस्लामोफोबिया पैदा करके ये ऐसे करते हैं, खाने में थूक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लव जिहाद करते हैं, 50 बातें फैला के हिंदुओं को भयाक्रांत किया गया, और ये करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान अलग अलग देश जरूर हैं, लेकिन यहां हम सब लोग एक दूसरे के बारे में जानकारियां रखते हैं, और जब जानकारियां दूर से आती हैं तो उनमें नमक मिर्च बढ़ जाता है, शुद्धता कम हो जाती है उनकी। तो जो भारत में इतना घटनाक्रम हो रहा है उसके कारण भी बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ा, और उस रेडिकलाइजेशन के नतीजे के तौर पे हम ये घटनाएं देख रहे हैं। कुछ लोग इसमें बहस कर सकते हैं कि ये घटनाएं छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर पूरा बांग्लादेश चल रहा है उसमें अगर 4-6 मामले सामने आते हैं, 10 भी आते हैं, तो इसको बहुत बड़ा एक ऐसा पैटर्न नहीं देखना चाहिए कि हिंदुओं को चुन चुन के हमला किया जा रहा है, जैसा इंप्रेशन लोगों को देने की कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो दक्षिणपंथी लोग नहीं हैं, जिनको आप लेफ्टिस्ट कह सकते हो, या आप उनको वामपंथी कह सकते हो, या लिबरल कह सकते हो, उन लोगों की भूमिका दुनिया भर में एक जैसी है।
बांग्लादेश में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उस पूरे माहौल में सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। सांप्रदायिक हमला बंद करो, रुखे दाঁড়াও, सांप्रदायिक हमला रुखे दाঁড়াও বাংলা, सांप्रदायिक हमला ফিরিয়ে দাও, দুনিয়ার মজদুর এক হও লড়াই করো, এরশাদ গেছে যেই পথে, হাসিনাও গেছে সেই পথে, গণতন্ত্রের সংগ্রাম, অসাম্প্রদায়িকতার সংগ্রাম, শোষণ মুক্তির সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক হামলা। और मांग कर रहे हैं कि देश में डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना की जाए और ये हिंसा बंद की जाए। अब हो गई ना, अब हिंसा बंद करो। इसी तरह से अनेक तस्वीरें आई हैं जिसमें वहां पर हिंदू धर्मस्थल थे या दूसरी जगह थी, वहां पर बाकायदा पहरा दे रहे हैं मदरसों से निकले हुए और कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट कि कोई एलिमेंट वहां आकर उसको हानि ना पहुंचाए। जिन मंदिरों पे हमले हुए वो हम यहां मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जिन मंदिरों को वहां बचाने की कोशिश की जा रही है उस महान विचारधारा को हम देख ही नहीं रहे हैं। भारत में बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में भी एक मस्जिद गिरी थी। 2 साल के अंदर सजा दे दी गई थी। हमारे यहां आखिर में सभी छूटे। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आधुनिक प्रगतिशील फोर्सेस हैं वो फोर्सेस दुनिया भर में यही काम कर रही हैं। यूरोप में भी लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन का नया फार्मूला दुनिया भर के नेताओं को मिल गया है कि एक स्मॉल ग्रुप के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करो, उसके प्रति नफरत पैदा करो और लोगों को मोबिलाइज करो। ट्रंप भी कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट कह रहा है मैं वहां से मैक्सिको से उनको नहीं घुसने दूंगा शरणार्थियों को। आप देखिए पूरा दंगों में जल रहा है इस वक्त ब्रिटेन। मैंने कल वीडियो बनाया कि किस तरह से वहां पे 13-14 जगह दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, गोलियां चल रही हैं, आगजनी हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को वहां पर भी शरणार्थियों का भय दिखाया गया ब्रिटेन के लोगों को, और जो एक्सट्रीम राइट फोर्सेस है वो सड़कों पर उतर के आ गए। तो ये जो दिक्कत है राइटिज्म के बड़े उभार की, ये दिक्कत बांग्लादेश भी झेल रहा है। और ये जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं, इसके लिए आप कोई हिंदू को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई मुसलमान को ठहरा रहा है, तो वो आपके साथ छल कर रहा है। ना तो वहां पर कोई मुसलमानों पे के तरफ से हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, ना यहां पर कोई मुसलमानों पे हिंदुओं की तरफ से अत्याचार कर रहा है। इसका बदला हिंदू या मुसलमान से नहीं लेने का है, इसका बदला राइटिस्ट फोर्सेस से लेने का है। उस आइडियोलॉजी को भगाना पड़ेगा, उस राइटिस्ट माइंडसेट को दूर करना पड़ेगा, उस दक्षिण पंथ को हटाना पड़ेगा जो इस तरह की भावनाएं लोगों के दिमाग में भरता है। जिसने बांग्लादेश में भरी तो हिंदुओं पे हमले हुए, जिसमें ब्रिटेन में भरी तो शरणार्थियों पे हमले हुए, जिसने भारत में भरी तो हम नतीजा देख रहे हैं। तो ये जो पोलराइजेशन करके और उस तरह से इसको निचोड़ निकालने वाला जो वैचारिक संघर्ष है पूरी दुनिया में चल रहा है, और इस समय तेजी से दक्षिण पंथ बढ़ रहा है। इसलिए सोचने समझने पढ़ने वाले लोगों को भूमिका निभाने की जरूरत है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान दरअसल सांप्रदायिकता है। ना तो वहां मुसलमान है ना यहाँ हिंदू हैं, जो भी सांप्रदायिक लोग हैं। यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ऐसे हिंदुओं के खिलाफ हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। बांग्लादेश में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं क्योंकि सड़क पे खड़े हुए हैं वो, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि जब किसी भी अल्पसंख्यक के साथ कुछ होता है सड़क पर उतर जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, और अनेक उदाहरण हमारे पास इन तीनों जगहों के मौजूद हैं। तो हमको एक सभ्य नागरिक होने के नाते ये सुनिश्चित करना है कि इस तरह की हिंदू मुसलमान की लड़ाई में एक भी बेकसूर निर्दोष आदमी उसका शिकार ना हो। एक आदमी रेड़ी लगाता है, उसको क्या मतलब हिंदू मुसलमान से, उसको आप लपेट दोगे। एक आदमी घर में काम करने मेड आती है, आप उसको नौकरी नहीं दोगे, उसका बहिष्कार कर दोगे कि ये तो हिंदू है हम नहीं रखेंगे, काफिर है, या ये तो मुसलमान है हम नहीं रखेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने भगवान से दगा कर रहे हो।
तो कुल मिला के ये पूरा जो एपिसोड है ये एपिसोड ये बताता है कि बांग्लादेश की जो हालत है उसमें अभी भी वहाँ पर उस सकारात्मकता के तत्व मौजूद हैं। नई सरकार उस सकारात्मकता के साथ आए, ये हम लोग को देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, माहौल बनाना चाहिए। जो गई हैं उन्होंने खुद राज करूंगी करते करते उस चक्कर में एक अच्छी विचारधारा जिसकी तरफ से वो आती थी उस विचारधारा के खिलाफ ही माहौल बना दिया है। और जो अभी अस्पताल से उठ के फिर वापस आ रही हैं, इनकी हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सैनिक तानाशाह थे इनके हस्बैंड उसी बांग्लादेश के। तो ये जो सीन है, दूसरा सीन ये है कि ये पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ का जो उभार हो रहा है उसका बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है और बांग्लादेश पे भी पड़ रहा है। और जितना अच्छा हो कि वहाँ दक्षिणपंथी ना आए उतना ही अच्छा है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी एक बड़ी 6-7 हज़ार किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ में, जिसको हमको संकट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें चीन, अमेरिका जैसे स्वार्थी तत्व दुनिया के इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि हमको अब ये समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके हम इस सांप्रदायिकता से पल्ला झाड़ें और दूर हो जाएं, क्योंकि ये आँच बहुत नज़दीक आती जा रही है, हम इससे दूर नहीं हैं। हर व्यक्ति जहाँ भी रहता है उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाव के बिंदु मौजूद हैं। अगर आप उससे बच के नहीं चलोगे तो बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, मंदी आने वाली है। उस मंदी के बीच में अभी ये युद्ध भी शुरू होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम पहले ही घुटे पड़े हुए हैं। इसमें हम ये एक बीमारी तो कम से कम हटाएं, एक कचरा तो घर से निकालें, वो है सांप्रदायिकता का कचरा। सरल तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें भी सांप्रदायिक सूचना आती है जम के टोको। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं हर एक दुष्प्रचार का जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचा दें।